हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, आज काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स हैं उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आज हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारियां देंगे। साथियों, आपको पता होगा इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति बताया था, लेकिन आज हम बताएंगे उत्तराखंड का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड का इतिहास आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, उत्तराखंड की जानकारी आपको कैसे लेनी है और उत्तराखंड के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। और साथियों, जितने भी हमारे उत्तराखंड के टॉपिक बनेंगे वो स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। आप हमारे वीडियो में अंतिम तक जरूर बनिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी आपको पता होगा 1360 पोस्ट अभी हमारे यूकेएसएससी ने कैलेंडर जारी करने की घोषणा की है। तो साथियों, आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में यूकेएसएससी का कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। और साथियों, आपको पता होगा यूकेपीसीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, ताकि जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें यहां पे उत्तराखंड के इतिहास की, तो उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम यहां पे थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए अगर हम थोड़े से आसानी शब्द में बात करें कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको 3 भाग में कहां बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद है साथियों आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है साथियों आपका प्राचीन, और इसी के साथ आपका आधुनिक। 2 कालों को इसमें बांटा गया है, लेकिन अधिकतर हम यहां पे प्राचीन और आधुनिक की बात करते हैं, यानी कि जहां से हम जो वंशजों की जो पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी हमारे वंशज आए हैं अभी तक, जैसे आपको पता होगा कुलिंद वंश है, या फिर चंद वंश है, या फिर कैथोरी जो शासन चला हुआ है, इसकी भी सारी जानकारी हम किसकी उसमें पढ़ते हैं, प्राचीन काल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है या फिर प्रागैतिहासिक काल है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है या फिर आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो साथियों, पहले आप इसको देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, फिर उसी के बाद फिर इसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। साथियों, आपको पता होगा जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है साथियों जिसमें हमें साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें साक्ष्यों की प्राप्ति होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और उनका कोई लिखित विवरण नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ अभी कई सारे ताम्रपत्र पाए गए हैं या फिर अभिलेख प्राप्त होते हैं, और कहीं पे आपको पता होगा खुदान करके हमें कई सारे क्या कहते हैं पुरातत्वीय चीजें पाए जाते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, 1968 में जो हमारा एक लाखू ओडियार था उसकी खोज की गई थी, या फिर हम बात करें गोरखिया ओडियार है आपका चमोली में, उसकी खोज हुई थी, या फिर हम किमनी ओडियार की बात करें, या कई सारे हमारे ऐसी गुफाएं हैं जिनकी खोज अभी निरंतर रूप से चलती रह रही है। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहेंगे, वह काल जिसमें सिर्फ साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका कोई लिखित विवरण हमारे उसमें नहीं दिया गया है साथियों। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हमें सिर्फ कुछ मृद भांड पाए गए हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बताया गुफाएं मिली हैं, या फिर हमें कुछ अभिलेख में भी तो आप ये कह सकते हो कि उसमें तो फिर भी लिखित विवरण रहता है, बट आप ये कह सकते हो कि मृद भांड यानी कि जो हमारे मिट्टी के जो बर्तन पाए गए हैं साथियों, तो इस तरीके की जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, प्रागैतिहासिक काल। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, कि आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है जिसमें साक्ष्य भी प्राप्त हो और साथ में आपका उसका लिखित विवरण भी हो।
अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे कई सारे ऋग्वेद, कई सारे पुराण, कई सारे हमारे स्कंद पुराणों में कई सारे हमारी जानकारियां हमको मिलती हैं। और जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद में पहली बार हमारे उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है, जिसमें देवभूमि नाम दिया गया है या फिर मनुष्य की भूमि का नाम दिया गया है। साथियों आपको पता होगा कि कई सारे हमारे पुराण है, या फिर हम बात करें अपने स्कंद पुराण की, जिसमें केदार खंड या फिर मानस खंड का उल्लेख पाया जाता है। तो जिसमें लिखित रूप भी हो और साथ में क्या हो, हमारा साक्ष्य भी हो, मतलब लिखित रूप भी हो और उसका साक्ष्य भी हो। तो साथियों उसी को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आज मैं साथियों आपको एक छोटा सा नॉर्मल सा, मतलब एक बेसिक सा पॉइंट आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपका आद्य ऐतिहासिक काल लेके चलेंगे और उसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। तो साथियों आपको आ गया होगा समझ में, प्रागैतिहासिक काल जिसमें साक्ष्यों की प्राप्ति हो लेकिन लिखित विवरण उसका ना पाया गया हो, और आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य भी है और साथ में उसका क्या है, लिखित विवरण भी है। मैंने आपको बताया जैसे अभिलेख हो गया हमारे, जैसे आपको पता ना साथियों अशोक का अभिलेख पाया गया है कालसी शिलालेख में, आपको पता होगा उसमें उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र था वो भी उनके शासनकाल यानी कि उनके राज्य के विस्तार के अंतर्गत था, यानी कि उनके अंदर शासन के अंदर मतलब कार्य करता था। तो ये चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है, तो इसी को कहा जाता है साथियों ताम्रपत्र, या फिर हम उसको कह सकते हैं अभिलेख, जिसमें लिखित भी हो और साथ में उसके क्या पाए गए हैं, साक्ष्य भी पाए गए हैं साथियों। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और अभी मैंने बात किया जैसे ऋग्वेद की बात की मैंने यहाँ पे, और ऋग्वेद के बाद मैंने आपको बात की यहाँ पे स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में हमारे उत्तराखंड यानी कि केदार खंड और मानस खंड का उल्लेख किया गया है। या फिर मैंने अभी आपको समझाया था साथियों जो हिमालय भूमि मतलब हिमालय है, 5 हिमालय खंड को 5 हिमालय खंड में बांटा गया है। और उस 5 हिमालय खंड में जैसे आपको पता होगा मानस खंड और केदार खंड हमारे उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारे साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल के तहत। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा प्राचीन आधुनिक काल, या मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन काल है क्या, प्राचीन काल को अगर हम सामान्य रूप से पढ़े तो प्राचीन जो काल है हमारा, जहां उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में प्राचीन काल राजाओं से यानी कि वंशों से, जो वंशज थे हमारे उत्तराखंड में शासन करने वाले, वहां से इनकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन और आधुनिक, यानी कि प्राचीन की अगर मैं बात करूं साथियों तो उत्तराखंड में शासन करने वाले, मतलब सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो प्राचीन उत्तराखंड की जो शुरुआत हुई है साथियों, या फिर आधुनिक उत्तराखंड की जो शुरुआत हुई है, प्राचीन की तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजाओं से यानी कि वंशज आए थे हमारे यहाँ, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड में शासन किया, वहां से इनकी शुरुआत हो जाती है। अगर हम उत्तराखंड में आधुनिक की अगर हम बात करें तो साथियों जब से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में क्या किया, शासन किया, तब से हम आधुनिक उत्तराखंड के नाम से भी इसे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पे प्राचीन इतिहास की तो उत्तराखंड में पहली ऐसा राजवंश जिसने उत्तराखंड में शासन किया था, यानी कि पहली ऐसी जनजाति जिसने उत्तराखंड में शासन किया था। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे राजवंश की तो राजवंश में पहला आता है साथियों कुलिंद वंश। ध्यान दीजिएगा, कुलिंद वंश आप लोगों ने सुना होगा। कुलिंद वंश पहले ऐसे शासनकाल मतलब शासक थे जिन्होंने कहां शासन किया, हमारे उत्तराखंड में। अगर आपसे बात करें कि जाति यानी कि पहली कौन सी ऐसी जाति थी जिसने उत्तराखंड में शासन किया, तो साथियों वो था आपका कोल जाति। इस पॉइंट को भी आप क्लियर कीजिएगा। कोल जाति उत्तराखंड की पहली जाति है जिसने शासन मतलब यहाँ पे रहे वो। और अगर हम बात करें यहाँ पे वंश की तो बात आती है यहाँ पे किसकी, कुलिंद वंश की। उसके बाद कुलिंद आए, कुलिंद के बाद फिर पता होगा साथियों कैथुरी राजवंश आया, और कैथुरी जैसे हमारी कुमाऊं में चला तो कार्तिकेय आपको गढ़वाल में चला। इसकी भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद साथियों आपको पता होगा कि कुलिंद के बाद हमारे यहाँ फिर चंद वंशों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। चंद वंश में सोमचंद पहले राजा थे जिन्होंने चंद वंश की शुरुआत की, और शुरुआत करते करते आपको पता होगा 688, ध्यान दीजिएगा 688 से सोमचंद ने चंपावत में अपना शासन करना स्टार्ट कर लिया था। हालांकि कहा जाता है कि 200 साल यानी कि जब सोमचंद की मृत्यु हुई उसके बाद जो उनकी पुत्र आए आत्मचंद, या फिर उसके बाद हम बात करें वीणाचंद की बात करें तो उसके बाद हमारे उत्तराखंड में चंद शासनों के बीच में ही अगर हम बात करें तो 200 वर्ष यानी कि 200 साल लगभग कहा जाता है कि यहां पे खसों ने भी क्या किया था, शासन किया था साथियों।
ये पॉइंट भी क्लियर कीजिएगा। हालांकि 200 साल शासन करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा चंद्रवंश स्थापित हो जाते हैं कुमाऊं में, और इसी के तरीके से हमारे यहाँ क्या चलता है साथियों, चंद्रवंश की शुरुआत, मतलब चंद्रवंश का राजवंश शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में आपको पता होगा एक सबसे बड़ा राजवंश वहां का माना जाता है पवार वंश। पवार वंश में आपको पता होगा साथियों किस तरीके से वहां पे शासनकाल चला, इसकी भी जानकारी हम आप इसी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। लेकिन आपने इतना समझना है कि कुमाऊं में चंद्रवंश सबसे ज्यादा वर्चस्व में रहा, और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में पवार वंश सबसे ज्यादा वर्चस्व में रहा। उसके बाद आपको पता होगा 1815 में, अगर हम बात करें यहाँ पे 1815 की, तो 1815 में फिर अंग्रेज कुमाऊं और गढ़वाल पे अपना कब्जा यानी कि अपना अधीन अपने जो उनकी अधीनता होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ के जो गोरखा शासन करती है साथियों, आपको पता होगा कि कुमाऊं में गोरखाओं ने आक्रमण किया, तो गोरखाओं ने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर लिया था। या फिर हम गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में भी लगभग आपका गोरखाओं ने शासन करना स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद 1815 में फाइनली अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को यहाँ से भगाया, तो 1815 से लेकर आपको पता होगा 1815 से लेकर 1947 तक लगभग पूरे जो अंग्रेज थे उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन अपना स्थापित रखा। तो साथियों ये है आपका उत्तराखंड का इतिहास का जो पॉइंट है, यानी कि आपको कैसे पढ़ना है। या आज मैंने सिर्फ आपको इतना बता रखा है कि पढ़ना कैसे है और हमें इन चीजों को कैसे समझना है। जब आप इन चीजों को समझोगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तो उसके बाद आपको इतिहास सबसे ज्यादा क्या लगेगा साथियों, आसान लगेगा। अब मैंने यहां पे बात करा आद्य ऐतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना हमने, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, उनका कोई लिखित विवरण नहीं है। जैसे लाखू ओडियार हो गया, आपको पता होगा कुमाऊं का पहला खोजा गया जो ओडियार था वो लाखू ओडियार 1968 में। हालांकि आप परीक्षा वाणी में देखते हैं, कहीं अदर किताबों में देखते हैं उसमें 1963 दिया जाता है, बट जो फाइनली खोजा गया था वो 1968 में खोजा गया था साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गढ़वाल की अगर पहली जो खोज मानी जाती है पुरातत्विक विभाग की, तो वो पुरातत्व विभाग की कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि पहला जो खोज माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का गढ़वाल में, तो वह माना जाता है आपका कौन सा, गोरखा ओडियार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। कल हम आपको पूरा प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इतिहास को यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलेंगे, जिसमें आपको वीडियो अलग अलग पॉइंट में यानी कि अलग अलग पार्ट में मिलेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके, और इसी के साथ हम आपको यहाँ पे पूरा उत्तराखंड का इतिहास क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। तो साथियों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जहाँ पे शायद कुछ पॉइंट हमारे बोलने में यहाँ पे दिक्कत आई होंगी, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको वो पॉइंट भी क्लियर कराते हुए लेके चलूंगा। तो साथियों इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।